हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में। मतलब फ्रॉनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन को हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत ही कठिन टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और अच्छी प्रकार समझने के लिए लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, अदरवाइज ये आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट का समझ में नहीं आएगा। 100% अपना कंसंट्रेशन दीजिएगा, ये सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है। चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब एकल छिद्र विवर्तन। इसको समझने के लिए हम इस पिक्चर का सहारा लेंगे। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस प्रकार से करेंगे, जिसमें हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस लेंगे, L1 L2 दो लेंसेस लेंगे और एक स्क्रीन लेंगे। अभी इन चारों चीज़ों का अरेंजमेंट इस प्रकार करेंगे कि एस जो है वो लेंस L1 के फोकल प्लेन पर प्रेजेंट हो और स्क्रीन लेंस L2 के फोकल प्लेन पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से एक रंग का प्रकाश, एक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश सभी दिशाओं में निकलेगा, लेकिन हमें उन्हीं तरंगों से मतलब है जो लेंस L1 के अपर्चर के अंदर प्रवेश करेंगी। इसके अंदर प्रवेश करने के पश्चात चूँकि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेंस L1 के फोकल पॉइंट पर प्रेजेंट है, इसलिए इससे जाने वाली सभी किरणें L1 से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए स्लिट AB पर फॉल करेंगी। ठीक है, अब स्लिट AB पर फॉल करने के बाद क्या होगा? जैसे स्लिट AB पर फॉल करेंगी ये रेज, तो स्लिट AB की जो एजेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये कोई स्लिट AB है मतलब एक छिद्र है जिसके ये किनारे हैं, तो जो किरणें किनारों से टच करती हुई जाएंगी वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट या विचलित होते हुए थीटा एंगल के रास्ते निकल जाएंगी, जैसा कि रेज 1, 2 और 3 को दिखाया गया इस पिक्चर में। 1 क्या है? अपर मोस्ट रे है जो कि यहाँ से विचलित हो रही है। 3 कौन सी रे है? लोअर मोस्ट रे जो यहाँ से विचलित हो रही है। बाकी 2 क्या है? इधर या इधर से विचलित होने वाली किरणें हैं। हम अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके बीच में सभी रेज होंगी, इनके बाहर जो रे होंगी वो डिफ्रैक्शन में कोई भी योगदान नहीं देंगी। रे 2 यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में। ठीक है, तो 1, 2, 3 आर द रेज विच आर डिफ्रैक्टेड विच आर डेविएटेड फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट AB। ओके, अब ये क्या करेंगी? जब ये समांतर किरणें लेंस A2 पे फॉल करेंगी तो ये चूँकि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है इसलिए O पे नहीं फोकस होंगी, समांतर जरूर है। ये L2 पर जाने के बाद थोड़ा सा डेविएट होते हुए कन्वर्ज होते हुए पॉइंट P पर जाके पर्दे पर ये सभी किरणें फोकस हो जाएंगी और इन 1, 2, 3 रेज पर इनका पार्ट डिफरेंस जो भी होगा Bn, ये गवर्न करेगा कि P पर ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, तो हम Bn का मान अभी बाद में निकालेंगे। अब पहले ये बात कर लें कि उन किरणों का क्या होगा जो एजेस से नहीं जा रही हैं, सीधे सीधे इस छिद्र के अंदर से प्रवेश कर जाएंगी। तो इस छिद्र के अंदर जाने वाली जो भी किरणें हैं उनके मार्ग में चूँकि कोई भी रुकावट नहीं है तो ये डिफ्रैक्ट नहीं होंगी। ये जैसी आ रही थी ये सीधा सीधा ये यहाँ से आते हुए लेंस L2 पे फॉल करेंगी। अब लेंस L2 पे आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और आप जानते हैं कि कोई भी रेज किसी कॉन्वेक्स लेंस पर उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी लेंस ऑल दैट रेज, वो सारी किरणें लेंस के फोकल पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। इसलिए ये सारी रेज जो ग्रे कलर से दिखाया हुआ है सब के सब O पे जाकर मीट करेंगी, मिलेंगी और यहाँ पर ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डिफ्रैक्टिंग रेज से ज़्यादा नंबर्स कौन सी रेज होंगी जो कि स्लिट के अंदर से अनडेविएटेड पास हो जा रही हैं। इस कारण से क्या होता है कि O पे जो भी ब्राइट
फ्रिंज मिल रही है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज अनडेविएटेड स्लिट ए बी से गुजर जाती हैं, पास हो जाती हैं और फाइनली ऊपर जाकर मीट करती हैं। इसलिए इसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा या हिंदी में कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से P बना, जो कि ब्राइट या डार्क कुछ भी देगा, BN पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से ये तो कुछ रेज हो गई जो कि थीटा पर डेविएट हो रही हैं। बहुत ऐसा जरूरी नहीं कि सारी किरणें थीटा पर ही डेविएट हो गई। तो ये तो ग्रुप ऑफ द रेज था 1 2 3 का, जो कि P पर जाकर मिलेंगी और अकॉर्डिंगली ब्राइट या डार्क देंगी। कुछ किरणें ऐसी हो सकती हैं जो थीटा के अलावा थीटा डैश पर मिले, किसी अन्य एंगल पर डेविएट हो। तो उन सब का अपना अपना जो भी ग्रुप है, सब के सब इस पर्दे पर P के ऊपर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी और मिलने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर फेज डिफरेंस, देयर पार्ट डिफरेंस, वो पर्दे पर ब्राइट या डार्क पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम निकाल लेते हैं कि BN का कितना मान होता है। तो BN का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस एंगल का मान पता होना चाहिए। पिक्चर में तो आप देख रहे हैं थीटा है, लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये सारी रेज ये सब पैरेलल है और 1 2 3 रेज भी पैरेलल है। ठीक है, ये जो रेज आ रही थी इनका परपेंडिकुलर AB है और 1 2 3 का परपेंडिकुलर AN है। तो 1 2 3 रेज सीधे जाने वाली रेज से अगर थीटा डिग्री मूव कर जाती हैं तो इनका परपेंडिकुलर भी आपस में थीटा डिग्री मूव कर जाएगा। ये भी एक थ्योरम है। दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एंगल आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये एंगल थीटा है, इसलिए ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। वंस अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और ये निकल के आया कि 90 माइनस थीटा, घटा देंगे 90 में से तो ये निकल आएगा थीटा। ठीक है, अब एंगल ABN हम जब यूज करेंगे तो देखेंगे साइन थीटा कम्स आउट टू बी BN अपॉन AB, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाला जो साइड है ये लंब या परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हो गया BN अपॉन AB। तो BN यहाँ से निकाल लेंगे, BN इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा। AB स्लिट की विड्थ है, स्लिट की मोटाई है जिसको D कहा गया है, तो AB हो जाएगा की जगह D रखेंगे, D साइन थीटा आ गया। ओके, अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या है कि हमने इसको फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कहा है, जबकि जब इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स और स्क्रीन ये दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका कारण क्या है? ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, परंतु ये आपको नहीं लग रहा है, लेकिन है। कैसे है, चलिए समझते हैं इसको। एस से जो लाइट किरणें जा रही हैं L1 से पास होने बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो AB को कौन सी रेज मिल रही हैं? AB पे फॉल करने वाली रेज पैरेलल हैं, और इनफाइनाइट पे अगर कोई सोर्स रखा हो तो उससे आने वाली किरणें कैसी होती हैं? पैरेलल ही होती हैं। ठीक है, तो AB को ऐसा प्रतीत होगा कि इस पर जो रेज फॉल कर रही हैं वो इनफाइनाइट से ही आ रही हैं। ठीक है, इसको ये नहीं पता कि सोर्स यहाँ रखा हुआ है, इसे तो लेंस के द्वारा जो भी है समझ में आ रहा है कि अनंत से किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्रीन एंड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी का कॉन्सेप्ट कि AB को ऐसा प्रतीत होगा। AB के लिए अगर व्यूअर भी AB से देखेगा तो उसे लगेगा कि रेज इनफाइनाइट से ही आ रही है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन की कि ये भी तो इनफाइनाइट पे नहीं है, लेकिन कैसे ये इनफाइनाइट पे हुआ? आप देखिए कि AB से जो रेज अनडेविएटेड चली गई थी वो पैरेलल है। ठीक है, तो AB से अंदर की तरफ कोई देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि रेज समांतर जा रही हैं और समांतर जाते हुए कहीं ना कहीं पे किसी स्क्रीन पे फोकस हो रही हैं, लेकिन L2 की वजह से रेज कन्वर्ज हो जाती है और O पे जो कहीं बहुत दूर पे उसको फोकस होना चाहिए था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो स्क्रीन पर ही फोकस हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन जो होता है इसके फोकल पॉइंट पे रखा होता है। इसलिए L1 और L2 जो है स्क्रीन और सोर्स को मैनुअली पास में लाने सोर्स और स्क्रीन को मैनुअली पास में लाने का काम करती हैं, लेकिन AB के लिए ये ऐसा ही होता है कि सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर प्रेजेंट हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ये डिफ्रैक्शन अरेंजमेंट जो है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का अरेंजमेंट कहलाता है। नाउ अब पार्ट डिफरेंस तो हम निकाल लिए। अब पार्ट डिफरेंस में इंटरफेरेंस का जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था पहले के लेक्चर्स में, तो उनमें क्या था
कि उनके पार्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम निकालते थे कि पी पर मीट करने वाली जो किरणें हैं वो कैसी हैं, ठीक है, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस गवर्न करता था कि ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, ठीक है। तो उन सारी कंसेप्ट को यूज करते हुए जो कैलकुलेशन आया वो आया कि डी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा होगा, जहाँ पर एन 1 2 3 होगा और थीटा क्या होगा, रेस्पेक्टिव एंगुलर पोजिशन ऑफ दी फ्रिंजेस, ठीक है। nth सेकेंडरी मिनिमम को हिंदी में कहेंगे nth द्वितीयक निम्निष्ठ, ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, सेकेंडरी मिनिमा ही है। अब ये पैटर्न तो बहुत ही, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इनको हमें हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये इतने कम रेंज में बनती है, तो उसके हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये हमें दिखाई देता है कि बहुत ही पतले पतले ये पैटर्न दिखते हैं। तो ब्लैक वाला सेकेंडरी मिनिमा और ये क्या है, वाइट वाला जो है सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाता है। येलो वाला क्या है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, डी इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट हो गया। थीटा एन क्यों कहा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ब्लैक वाले की बात करते हैं तो ये जो एंगुलर पोजीशन है ये थीटा हो गया इसके लिए, ठीक। तो एन की जगह 1 रखेंगे तो पहले वाले के लिए एंगुलर पोजीशन थीटा 1 हो जाएगी, ठीक है, और एन का मान 1 हो जाएगा, तो देगा वो इक्वेशन देगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। ऐसे एन बराबर 2 रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का हो जाएगा। और जैसे एन एच सेकेंडरी मिनिमम का इक्वेशन निकाला, वैसे एन एच सेकेंडरी मैक्सिमा का जो इक्वेशन आया वो है डी साइन थीटा डैश एन इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ पे थीटा डैश हमने इसलिए यूज किया है मैक्सिमा के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है और ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, तो सबका एंगल अलग अलग है। पहले ब्राइट के लिए एंगल अलग है और पहले मिनिमा के लिए एंगल अलग अलग है ना। ये पहला मिनिमा, ये पहला मिनिमा, ये पहला मैक्सिमा, दोनों के लिए ये एंगुलर पोजीशन अलग अलग है। इसलिए थीटा वन लिख के आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको डैश नाम दे दिया। इसका जो होगा एंगल थीटा 1 होगा और इसका जो एंगल होगा वो थीटा 1 डैश होगा। तो एन की जगह 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, जो ये सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा मिल रही है इनकी सेंटर ओ से दूरी कितनी होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे भी होगी, तो हम किसी भी एक तरफ पे इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो P पर मिल रहा है वो NH सेकेंडरी मिनिमा मिला हुआ है, तो इसकी पोजीशन Y निकालनी है। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, CPO को देखिए, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, इस पे हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू PO अपॉन CO होगा। CO क्या है, स्क्रीन और स्लिट की दूरी है, कैपिटल D, ठीक है। PO क्या है, सेंटर से NH मिनिमा की दूरी है। इसको पुट करेंगे, जब NH मिनिमा लेंगे तो Y को YN लिख देते हैं, जिससे कि हमें 1 2 3 4 रख के पहला दूसरा तीसरा ऑर्डर करने में आसानी रहे। तो यहाँ से अगर tan थीटा इक्वल टू OP अपॉन C, OP का मान हो गया YN, CO का मान हो गया D, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो tan थीटा होना चाहिए था, लेकिन sin थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने कंसीडर किया कि फॉर स्मॉल थीटा n। तो आप जानते हैं कि जब थीटा n बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में क्या होता है, जब थीटा n स्मॉल होता है तो उस केस में साइन थीटा और tan थीटा एंड थीटा तीनों बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे yn को साइन थीटा n लिख दिया है, ठीक है। अब साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा अपॉन d रखा, कहाँ से रखा, आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए, वहाँ पे क्या आया था, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो वहीं से हम साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी निकाल लेंगे, रख देंगे। इसके बाद इसको और इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा yn इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NH सेकेंडरी मिनिमम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 रखेंगे तो पहली दूसरी तीसरी सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन O से मिल जाएगी।
अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालना चाहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहाँ पे क्या बनेगा, ओ पे ब्राइट बनेगा, इसकी अपनी कुछ चौड़ाई होगी, तो कितनी चौड़ाई है इसकी, हमको ये निकालना है। तो इसके छोटे पार्ट को हमने यहाँ पे कंसिडर किया। मान लीजिए कि ये सी है और ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो इसकी चौड़ाई निकालनी है, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप इसको जरा से देखिए, इस जगह से ऊपर का पोर्शन y1 होगा, इस जगह से नीचे का पोर्शन भी y1 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस ब्राइट के ऊपर पहली सेकेंडरी मिनिमा बनने वाली है, इसके ऊपर, इसके नीचे भी पहली सेकेंडरी मिनिमा ही बनेगी, ठीक है। तो पहली सेकेंडरी मिनिमा की जो दूरी होगी वो y1 ही तो होगी, ठीक है ना। तो n बराबर 1 रखेंगे तो y1 का मान क्या निकलेगा, d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। और उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो y1 का मान निकला d लैम्डा अपॉन d, इधर भी y1 का मान d लैम्डा अपॉन d, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी दूरी निकल आएगी, 2d लैम्डा अपॉन d हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ निकली, चौड़ाई निकली, वो 2d लैम्डा अपॉन d निकल आई। तो ये तो हो गई लीनियर चौड़ाई। अब एंगुलर विड्थ निकालना है कि कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। तो कोणीय चौड़ाई के लिए अगर हमको एक एंगल आधा एंगल ये मालूम चल गया, मतलब थीटा 1 कैसे निकलेगा, जो पहला मिनिमा है, सेकेंडरी मिनिमा है जो पहला, उसकी एंगुलर पोजीशन कितनी है, ऊपर की तरफ θ1 होगी, वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए n की जगह 1 रख देंगे तो साइन θ1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन d आएगा, और चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन θ1 को हम θ1 रखेंगे, तो θ1 इक्वल टू आएगा n लैम्डा अपॉन d, सॉरी θ1 इक्वल टू आएगा लैम्डा अपॉन d। तो θ1 का मान लैम्डा अपॉन d जब निकल आया तो 2θ1 का मान 2 लैम्डा अपॉन d होगा, और यही क्या होगा, विड्थ होगा, एंगुलर विड्थ होगा ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमा का। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, अब जैसे हम लोगों ने nth सेकेंडरी मिनिमा का सेंटर से दूरी निकाला था, वैसे nth सेकेंडरी मैक्सिमा का भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो P पर थीटा एंगल पे सारी किरणें डेविएट हो रही थी, अब ये थीटा डैश पे हो रही हैं। पहले ही बताया था ना कि एंगल से आप कंफ्यूज ना हो, तो θ1 θ2 की जगह θ1 θ डैश यूज करेंगे फॉर दी मैक्सिमा कंडीशन। पॉइंट को भी हमने P डैश कह दिया है और थीटा को थीटा एन डैश कह दिया है, और ये जो डिस्टेंस है y को y एन डैश कह देंगे फॉर दी nth। n इक्वल टू 1 2 रख के पहला दूसरा तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। वही फॉर्मूला अप्लाई करते तो tan थीटा डैश n इक्वल टू OP अपॉन CO हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी y डैश n अपॉन d साइन थीटा डैश n हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन में जाइए, वहाँ देखिए वहाँ पे क्या मिला था हमें, d साइन थीटा डैश n इक्वल टू आया था 2n + 1 लैम्डा अपॉन d, तो वहीं से साइन थीटा डैश n इक्वल टू आएगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2d। फिर से इस पोर्शन को और इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y n डैश इक्वल टू 2n + 1 d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया कि nth सेकेंडरी मैक्सिमा की सेंटर से दूरी कितनी है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें जो सेकेंडरी मैक्सिमम है, सेकेंडरी मिनिमाज है, आखिर इनकी चौड़ाई कितनी कितनी होगी ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम आप समझ सकते हैं, लेट अस सपोज सी दिस पिक्चर, यहाँ पे एनवा ब्राइट मिल रहा है, एनवा ब्राइट मतलब nth मैक्सिमा है, ये अगर ये nth मिनिमा है तो ये nth सेकेंडरी मिनिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा, n+1 1th सेकेंडरी मिनिमा, n+1th सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें nth मैक्सिमा का विड्थ चाहिए तो n+1 वाले मैक्सिमा के मिनिमा की विड्थ से मिनिमा की ओरिजिन से दूरी से, मान लीजिए कि यहाँ ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए O है, O से n+1 की जो दूरी है मतलब y n+1, और O से nवें सेकेंडरी मिनिमा की जो दूरी है y n, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल आएगी, यानी nth सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई निकल आएगी। तो लेटेस्ट कैलकुलेट, W बराबर हो जाएगा yn+1 माइनस yn+1 का मान yn वाली इक्वेशन में n की जगह पे n+1 रखने से आएगा, और yn तो वही रहेगा, रख दिया, निकाला, सॉल्व किया तो आ गया W बराबर d लैम्डा अपॉन d। सिमिलरली जब हम सेकेंडरी मिनिमा की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हैं अगर हमारा nth सेकेंडरी मिनिमा भी दो मैक्सिमाज के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इसकी विड्थ, और चूँकि विड्थ जो है सबकी सेम आएगी इसलिए हम कोई भी रख लें, तो
विथ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा क्या मिनिमा क्या हो जाएगा, मान लिया कि इसकी जो ओरिजिन से दूरी है वाई डैश एन प्लस वन से, वाई डैश एन को घटा देंगे तो ये भी निकल आएगा। इसको भी सॉल्व या इस इक्वेशन में एन की जगह पे एन प्लस वन रखेंगे तो वाई डैश एन प्लस वन निकल आएगा, वाई डैश एन का मान यही वाला रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही चाहे सेकेंडरी मैक्सिमा हो चाहे सेकेंडरी मिनिमा हो, उनकी विथ जो है चौड़ाइयाँ बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ दी एनएच सेकेंडरी मिनिमा निकाल चुके हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर चौड़ाई, उसकी कोणीय चौड़ाई निकाल चुके हैं, और सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों की चौड़ाई भी निकाल ली है जो कि बराबर आ रही है। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है हमारा इंटेंसिटी पैटर्न कैसा आएगा, इसको देखना है हमें, इसकी स्टडी करना बाकी है। तो चलिए करते हैं आगे। हमारा सिंगल स्लिट का इंटेंसिटी पैटर्न, डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे साइन थीटा प्लॉट किया गया है, वाई एक्सिस पर रिलेटिव इंटेंसिटी प्लॉट की गई है। तो साइन थीटा को प्लॉट किया गया। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मिनिमा का जो इक्वेशन आया था आप जानते थे कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा आया था। तो डी साइन थीटा एन लैम्डा, वहाँ साइन थीटा कितना आया, एन लैम्डा अपॉन डी आया। ठीक है, तो एन लैम्डा अपॉन डी से हम निकाल सकते हैं, जब एन बराबर 1 रखेंगे तो पहला निम्नलिखित या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की जो डिस्टेंस आएगी ओरिजिन से वो लैम्डा अपॉन डी, इसी तरह सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की 2 लैम्डा अपॉन डी, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की 3 लैम्डा अपॉन डी आएगा। तो यहीं से निकाल लेते हैं। पहले का यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा अपॉन डी है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, जो डेप्थ दिखाई दे रहा है, जो गड्ढे में दिखाई दे रहा है वो सेकेंडरी मिनिमा दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए 2 लैम्डा अपॉन डी है, ये भी मिनिमा है, सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मिनिमा 3 लैम्डा अपॉन डी दूरी पर है। ठीक है, इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं माइनस लैम्डा अपॉन डी, -2 लैम्डा अपॉन डी, -3 लैम्डा अपॉन डी, ऑल दिस 3 आर दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंडरी मिनिमाज। ओके, अब टॉप देख लें इसका, हम टॉप पर क्या है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इनकी इंटेंसिटी देखिए कितनी कम है, कितनी कम है। हम देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मान लिया आई नॉट है। अब इसका देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये आई नॉट का 1/22 गुना हो जाएगा, मतलब आई नॉट अपॉन 22 हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। जब सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा पहुँचेंगे तो आई नॉट अपॉन 62 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कि पैटर्न में इंटेंसिटी किस तरीके से प्रिंसिपल मैक्सिमा के लेफ्ट या राइट में जाने पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये तो रहा डिफ्रैक्शन। अब चूँकि ये जल्दी से इसकी इंटेंसिटी फॉल आउट होती है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बड़े रीजन में डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखाई देता है, लेकिन इंटरफेरेंस में ये पैटर्न एज कम्पेयर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न ज़्यादा रेंज में दिखाई पड़ता है। उसमें क्या होता था, उसमें जो आता था उसमें आता था कि जो इंटेंसिटी पैटर्न रहता था वो ओवरऑल आप देखिए ये ऐसे पूरा का पूरा हमारा सेम इंटेंसिटी रहती थी, थ्रू आउट मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है, कहीं ऐसा नहीं होता था कि वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये अंतर रहा, मेन अंतर है जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में होता है। ठीक है, ओके बच्चों, आशा करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब हम थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर को अंत तक देखिए, ठीक से समझिए, तभी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज इस लेक्चर को समझने में आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।